एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी से। जैसे कि इसका नाम है इंग्लिश स्टडी, इस चैनल पर हम इंग्लिश सीखेंगे हिंदी के थ्रू और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फन और इंटरेस्टिंग वे में। फॉर नाउ आई एम गिविंग इंग्लिश ग्रामर कोर्सेज फॉर 30 days and I'm starting it from zero level, okay? And I'm sure 30 दिन तक आपकी पकड़ इंग्लिश ग्रामर पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। Your command over English grammar will be superb and strong. For today's video, I have thought to make on tenses. तो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है then hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon to get updated whenever I upload a new video. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। इंग्लिश स्टडी पर हम इंग्लिश थ्रू हिंदी सीखेंगे और यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कॉम्प्लेक्स जो कॉन्टेक्स्ट हैं, कंटेंट हैं, उनको क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में, जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं। बेसिकली टेंस का मतलब होता है इट्स अ वर्ड टू रेफर टाइम, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपन इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो ये शो करती है कि कोई चीज़ कोई घटना भूतकाल में हो रही है, वर्तमान में हो रही है या भविष्यकाल में होगी, ठीक है। टेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगेन, पास्ट का मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो जारी है, जो वर्तमान में है, जो इस टाइम हो रहा है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, जो आने वाला है। ओके, तो ये 3 फॉर्म्स होती हैं टेंस की, जिनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। अब इन 3 टेंसेस को 4 पार्ट्स में और कैटेगराइज किया जाता है। वो 4 पार्ट्स हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले टेंस के होते हैं 3 पार्ट: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इन तीनों पार्ट्स को 4 पार्ट्स में और कैटेगराइज किया जाता है। तो तीनों के 4 पार्ट हुए, इसलिए मिलाकर हम 12 टेंसेस पढ़ेंगे। ओके, इनमें हम एक एक करके इन 12 टेंसेस को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन अ डिटेल ये होते क्या हैं। सो लेट्स डू फर्दर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान या एग्जिस्टिंग और हैपनिंग नाउ, जो अभी है और हो भी रहा हो, ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट करता है और जो घटना अभी घट भी रही हो, वो होता है प्रेजेंट। पास्ट, इट रेफर्स टू इवेंट दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट, दैट हैव हैपेंड बिफोर। तो ये उन घटनाओं को रेफ़र करता है, उन इवेंट को रेफ़र करता है जो पहले ही हो चुकी हैं, ठीक है, पहले टाइम में हो चुकी हैं। थर्ड वन इज़ फ्यूचर। फ्यूचर रेफ़र करता है जब एक एक्शन प्रॉमिस किया गया हो या फिर सोचा गया हो कि वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में घटित होगा, तो वो होता है फ्यूचर। तो ये होते हैं ये तीनों: प्रेजेंट जो अभी है और अभी हो भी रही है वो घटना, पास्ट जो पहले हो चुका है, फ्यूचर जिसके बारे में हम सोच चुके हैं या फिर प्रॉमिस कर चुके हैं कि हाँ वो घटना फ्यूचर में जाके हो जाएगी। आगे देखते हैं इंडेफिनिट। इसका मतलब होता है अनिश्चित, जहाँ पर समय निर्धारित ना हो, जहाँ पे समय निश्चित ना हो। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। उसने आइसक्रीम खा ली, ही एट आइसक्रीम। मैं अमेरिका जाऊँगा, आई शुड गो टू USA। इन तीनों टेंसेस में हमने एक लिया है प्रेजेंट से, एक लिया पास्ट से और एक है फ्यूचर से। इन तीनों टेंसेस में ये समय बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है। आई गो टू स्कूल, कितने बजे जाती हूँ, कब जाती हूँ, कब तक पहुँच जाती हूँ, कुछ टाइम नहीं दिया हुआ है। ही एट आइसक्रीम, यहाँ पर भी पास्ट का टेंस है, लेकिन टाइम यहाँ पर भी निर्धारित नहीं है। आई शैल गो टू USA, ये फ्यूचर का टेंस है और यहाँ पर भी टाइम डेफिनेट नहीं है कि हाँ कब जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, 2 घंटे में जाना है, 2 दिन में जाना है। इसीलिए ये इंडेफिनिट टेंसेस हैं। इंडेफिनिट टेंस जहाँ पर समय निश्चित ना हो। इंडेफिनिट के बाद देखते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहना, कोई चीज़ जो कंटिन्यू है, कोई चीज़ जो जारी है।
हैपनिंग और एग्जिस्टिंग विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके होने वाला, लगातार। हैपनिंग और एग्जिस्टिंग विदाउट स्टॉपिंग मतलब जो हो रहा है, जो घटना हो रही है रुके बिना, मतलब वो घटना कुछ जारी है, लगातार हो रही है, तो वो होता है कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अभी पढ़ा रहा होगा, अभी शैल बी टीचिंग। इन तीनों टेंसेस में ये बिल्कुल साफ साफ तौर पे पता चल रहा है कि कोई काम जारी है या जारी थी या फिर जारी होगी। अब आगे देखते हैं परफेक्ट। दिस perfect form is the verb tense used to indicate a completed or perfected action or condition. ये परफेक्ट फॉर्म जो वर्ब टेंस की है, ये यूज़ की जाती है ये इंडिकेट करने के लिए कि काम कंप्लीट हो चुका है या परफेक्टेड, मतलब वो पहले ही समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मैं किताब पढ़ चुकी है, शी हैज़ रेड द बुक। मैंने टास्क पूरा कर लिया था, आई हैड completed द टास्क। वह उसे पढ़ा चुका होगा, ही शैल हैव टॉट हिम। इन तीनों टेंसेस में, परफेक्ट के टेंसेस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है, और इन तीनों टेंसेस में जैसे वह किताब पढ़ चुकी है, ये काम पहले पूरा हो चुका है। मैंने टास्क पूरा कर लिया था, यहाँ पर भी टास्क पूरा हो चुका है। हाँ, ये मानते हैं कि ये पहले हो गया था। वह उसे पढ़ा चुका होगा, ये फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये भी कंप्लीट हो चुका होगा। अब आगे देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये लास्ट पार्ट है, एंड इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। इसमें बताया जाता है कि कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई थी, कोई घटना पास्ट में स्टार्ट हुई थी और वो अब तक प्रेजेंट में जारी है। ठीक है, अभी भी वो हो रही है घटना, तो वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, परफेक्ट एज इन वो पास्ट में शुरू हो चुकी थी, और कंटिन्यूस वो अभी तक जारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से नृत्य कर रही हूँ, आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इन दोनों टेंसेस में कोई काम जो हम कर रहे हैं, जैसे डांसिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे पहले से ही हमने नृत्य करना शुरू कर दिया था, डांस करना शुरू कर दिया था, और अभी तक कर रहे हैं। एग्जाम्पल में भी सुबह से काम कर रहा था, जब बता रहे थे तब वो काम सुबह से कर रहा था और उस टाइम भी कर रहा था, तो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी वो काम जारी था। अब देखते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Present indefinite tense represent an action which is regular or normal or true and uses the base form of the verb with s या es with singular. Present indefinite tense का यूज़ तब किया जाता है जब कोई एक्शन बहुत रेगुलर हो, जैसे हम रोज़ करते हैं, और मे बी वो नॉर्मल हो करने के लिए, या सही सच हो जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, लेकिन तभी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। प्लूरल के साथ सिर्फ बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता हैं, ती हैं आदि शब्द अंत में आते हैं। तो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल सकता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखते हैं इसके रूल्स। एफर्मेटिव का रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, डिपेंड की सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर ऑब्जेक्ट एज एन एफर्मेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बस सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगाना है तो उससे पहले हमें डू या डज का यूज़ करना होगा। डज नॉट का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू नॉट का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देन हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगता है, एफर्मेटिव में ही लगेगा। फिर आता है ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमारे पास हमेशा दो केस होते हैं। पहला केस जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो, और दूसरा केस जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, क्या, क्यों। पहले केस के लिए जब वाक्य क्या से शुरू हो, हम डू डज का यूज़ करते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू डज यूज़ करते हैं हम, डिपेंड करता है डू डज कब यूज़ करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का यूज़ करेंगे, प्लूरल हो तो हम करेंगे यूज़ डू का। फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस सिर्फ एफर्मेटिव के साथ लगता है। सेकेंड केस है इंटेरोगेटिव का, उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो भी आया हो, देन डू या डज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हैं इसके रूल्स। देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, ये एफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। सिपाही चोर को पकड़ता है। द पुलिसमैन कैच द थीफ, कैचेस द थीफ। पुलिसमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कैच के साथ हमने एस का यूज़ किया है। तारे आसमान में चमकते हैं। अब ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और यहाँ पर द स्टार्स शाइन्स इन द स्काई, ये कुछ इस तरह से बनेगा। देन वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। दे डोनेट ब्लड टू पेशेंट्स। ओके, ये होगा इसके टेंसेस एफर्मेटिव के। दे है एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने डोनेट लिखा है, डोनेट्स नहीं लिखा है। पुलिसमैन जो कि सिंगुलर है, उसके साथ हमने कैचेस लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एग्जांपल्स। मैं झगड़ा करना पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक टू क्वेरल, आई डू नॉट लाइक टू क्वेरल। हम मधुर गीतों को नहीं सुनते हैं। वी डोंट लिसन टू मेलोडियस सॉन्ग्स। वह उस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है। He doesn't play cricket in that field. इन तीनों टेंसेस में हमने या तो डू नॉट का यूज़ किया है या डज नॉट का यूज़ किया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब थर्ड एग्जाम्पल, ही डज नॉट। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए हम डज नॉट का यूज़ किया है। बाकी दोनों टेंसेस में, दोनों एग्जाम्पल में ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमने डू नॉट का यूज़ किया है। इन टेंसेस में हम ये नहीं ऑब्जर्व करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल। क्या गाय नहीं चरती है? डज काउ नॉट ग्रेज? क्या बच्चे नहीं खेलते हैं? डू चिल्ड्रन नॉट प्ले? पवन और रवि खाना क्यों नहीं खाते हैं? वाई डू पवन एंड रवि नॉट ईट द फूड? टेंसेस में फर्स्ट टेंस में गाय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया है और सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं? फर्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव का, लेकिन बच्चे यानी प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमने डू का यूज़ करना होता है। थर्ड एग्जाम्पल, पवन और रवि खाना क्यों नहीं खाते हैं? ये दोनों ये थर्ड एग्जाम्पल जो है, इसमें हमने मिड में क्वेश्चन वर्ड है, यानी सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई। पवन और रवि प्लूरल है, इसलिए हमने यूज़ किया है डू का, पवन एंड रवि। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव भी आ गया है, नॉट भी यूज़ करना है, तो नॉट रवि के बाद यूज़ करेंगे, देन ईट द फूड। ओके, वाई डू पवन एंड रवि नॉट ईट द फूड? आगे का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट इंडिकेट दैट द एक्शन डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस हैज़ हैपेंड बिफोर एंड इज नॉट करंट हैपनिंग। अ वर्ब एग्जिस्ट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हेन इट्स इन सिंपल सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो इंडिकेट करता है, जो एक्शन है वो सेंटेंस में जो भी है डिस्क्राइब है, वो पहले हो चुका है और अब नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, कंटिन्यू नहीं है।
अ वर्ब एग्जिस्ट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो सेकंड फॉर्म में रहती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, वैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म रहती है। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ता था, ती थी, ते थे, ई आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में, वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों में ये सारे शब्द अंत में आते हैं, वो पहचान कराते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रूल्स। एफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ होता है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ ना हो कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। आज पिताजी ऑफिस गए। फादर वेंट टू ऑफिस टुडे। मैं इस तालाब में नहाता था। आई bathed इन दिस पॉन्ड। उसने मुझे अपनी किताब दी। He gave me his book. उसे राहुल ने मारा। राहुल beated him. इन तीनों टेंसेस में, चाहे अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। तो ये इस तरह से यूज़ करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव टेंसेस को। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मैटर नहीं करता कि एस या ई एस कुछ लगाना है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इसके एग्जाम्पल हैं, उसने कुछ नहीं कहा। ही डिडंट से एनीथिंग। वह वहाँ जाना नहीं चाहता था। ही डिडंट वांट टू गो देयर। मैंने उसे नहीं देखा। आई डिडंट सी हिम। तो यहाँ पर इन तीनों टेंसेस में डिड नॉट का यूज़ हुआ है और डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है डिडंट। ओके, तो इसका मतलब भी डिड नॉट ही होता है, यू डोंट बी कंफ्यूज। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं हम नेगेटिव टेंसेस का। ठीक है, डिडंट का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या उसने तुमसे बात की? डिड ही टॉक टू यू? तुम नदी में स्नान करने क्यों जाते थे? वाई डिड यू गो टू बैथ इन द रिवर? क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया? डिड राहुल गांधी मेक अ स्पीच ऑन द स्टेज? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? डिड ही से समथिंग टू यू? तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव टेंसेस में फर्स्ट इंटेरोगेटिव भी और सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव भी है। डिड का यूज हर एक में हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। It indicates that an action or occurrence has not happened yet and will take place at some point in the future. Helping verbs are will, shall and base form of verb is used. बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है, जो अकरेंस है, जो घटना है अभी नहीं हुई है और कुछ पॉइंट पे फ्यूचर में जाके हो जाएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, की, गे आदि शब्द आते हैं। तो ये होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आगे देखते हैं इनके रूल्स। एफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी ही होती है, विल, शैल। अब आई वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के बाद नॉट का यूज़ आ जाता है बस, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट के पहले आएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जो भी है, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की सब्जेक्ट आई वी है या कुछ और है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये होते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के रूल्स। देखते हैं इनको एग्जाम्पल्स के साथ और समझते हैं। आगे के एग्जाम्पल है, मैं पार्टी में अच्छा गाऊंगी। आई शुड सिंग वेल एट द पार्टी। वह टीवी नहीं देखेगा। ही विल नॉट वॉच टेलीविज़न। लड़के बस स्टॉप पर क्यों खड़े होंगे? वाई विल बॉयज़ स्टैंड एट द बस स्टॉप। क्या हम फिल्म के लिए जाएंगे? शैल वी गो फॉर मूवी?
तो इन सभी एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में ये एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, आई के साथ हमने शैल का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल है नेगेटिव का, यहाँ पर ही है इसलिए हमने विल का यूज़ किया है, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं है। लड़के बस स्टॉप पर क्यों खड़े होंगे, वाई विल बॉयज स्टैंड एट द बस स्टॉप, बॉयज़ है इसलिए हमने विल का यूज़ किया है और सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है। और लास्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, वी है इसलिए हमने शैल का यूज़ किया है, शैल वी गो फॉर अ मूवी। Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.